ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्लास 10th यूपी बोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना या दूध का फटना, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन आदि। तो हम जानते हैं कि ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हो रहे हैं। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक ही अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और उसके बाद दूसरा एक तीसरा नया पदार्थ बनाता है जो इस पहले वाले पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो गुण होते हैं, वो गुण कुछ या उसके जो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो पदार्थ होंगे। अब इन दो पदार्थों से अभिक्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बनाया जाएगा, तो इन दो पदार्थों को हम अभिकारक कहेंगे। इन पदार्थों को हम अभिकारक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, और मिलकर क्या बना देते हैं? अमोनिया बना देते हैं। तो इस तरह से ये जो दो पदार्थ हैं, ये अभिकारक हैं, और ये पदार्थ एक जो अकेला बना है, इस पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि पढ़ लेंगे कि अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसा कि हमने बता दिया कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये अभिकारक है, और जो प्रोडक्ट बना है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गई? ये देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने से HCl बन गया है। यानी ये जो HCl है, ये प्रतिफल है, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, ये अभिकारक है, अभिकारक। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। इसमें लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया गया है। हम आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण दिखाया जाता है, मतलब उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी क्रिया क्लोरीन के साथ की जाती है, वो भी सूर्य के प्रकाश में, और फिर HCl बन रहा है। तो ये जो है, ये थ्योरी को जो है एक संक्षिप्त रूप में मॉडल की तरह दिखाया गया है, और इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के लिए कुछ आवश्यक तथ्य होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित रखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही किसी का उत्पत्ति हो सकती है और ना ही किसी परमाणु का विनाश हो सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण है,
अब अगर इस रासायनिक समीकरण को हम देखें तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं। लेकिन इस तरह से जब हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बनता है, जो वो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे ये होता है कि HCl का 1 अणु आया, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु हम राइट कर देते हैं यहाँ पर। उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु की संख्याएं समान है, अतः यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद हम देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसके तत्व क्या होते हैं, समान नहीं होते। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती, अर्थात जिनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी अभिकारक में कम होती हैं, अभिकारक में कम या ज़्यादा हैं परमाणु, और उसी अभिकारक से बनने वाले जो पदार्थ होगा या जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो भिन्न होंगी। इस तरह की जो समीकरण होगी वो असंतुलित समीकरण कहलाएगी। जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से H2O जल बन गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का तो 2 अणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 अणु है, यहाँ पर 1 अणु है। इस तरह से जो ये समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अवक्रिया का जो पहला प्रकार है वो है संयोजन या संश्लेषण अवक्रिया। संयोजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयोजन का तात्पर्य ये होता है जुड़ना। हम डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि संयोजन या संश्लेषण अवक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संयोजन का तात्पर्य ही होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्वारा एक जब नई चीज़ बनती है या नया कोई उत्पाद बनता है तो वो संयोजन अवक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि संयोजन में एक पहला पदार्थ हो गया कार्बन, दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन के संयोग से बन गया, यानी संयोजन से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात 2 पदार्थ अलग अलग मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो उत्पाद बनता है वो अभिकारक के परमाणु से बिल्कुल उसके गुण भिन्न होते हैं, अर्थात ये अवक्रिया संयोजन अवक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है और एक हो गया ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और अर्थात 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से जब नए तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है जो कि अभिकारक के बिल्कुल गुणों से भिन्न होते हैं, वो अवक्रिया संयोजन अवक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं वियोजन अवक्रिया, वियोजन या अपघटन अवक्रिया। वियोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि वियोजन का तात्पर्य ही होता है किसी चीज़ का टूटना, या जैसे मान लीजिए एक कोई तत्व है और वो बीच से 2 बराबर हिस्सों में टूट गया तो वो क्या कहलाया, वियोजन हो गया। अपघटन का मतलब ये होता है सड़ना या टूटना। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं कि वियोजन या अपघटन अवक्रिया वह अवक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा यौगिक है और उसके अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनेंगे, वह अवक्रिया या जिस अवक्रिया के अंतर्गत ये होगा वो वियोजन या अपघटन अवक्रिया कहलाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर CaCO3 और ये जब आपस में एक अकेला तत्व है, ये जब टूटता है तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट से एक जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग 2 तत्वों का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वह अवक्रिया, विस्थापन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई तत्व है और वो तत्व हट जाए, उसकी जगह पर कोई दूसरा तत्व आकर बैठ जाए तो ये क्या हुआ, ये विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अवक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है।
जैसा कि समझ चुके हैं आप पहले से कि वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को एक दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। हम यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर है Fe अर्थात आयरन, और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इन दोनों ये दो अभिकारक हैं, और यहाँ पर जो कॉपर है, ये जो आप कॉपर दिख रहा है, इस कॉपर की जगह पर ये आयरन विस्थापन बैठ जाएगा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो आयरन है, ये आयरन इस कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा, और यहाँ पर आयरन और सल्फेट एक में मिल जाएंगे, और ये जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। अर्थात कॉपर की जगह पर आयरन विस्थापन कर जाएगा। और ये अभिक्रिया इस तरह से जब विस्थापन होता है तो ये अभिक्रियाएं, जब कोई परमाणु किसी अन्य तत्व को हटाकर खुद वहां पर बैठ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। आयनों का मतलब ये हो गया कि एक से अधिक आयन तो होंगे ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो अभिकारक हैं, और दो अभिकारक की क्रिया करने से तीसरे बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा, अपक्रिया के साथ सोडियम क्लोरीन के साथ पेयर बना लेगा, और यहाँ पर जो सल्फेट है वो बेरिलियम के साथ बना लेगा। अर्थात सोडियम क्लोरीन की जगह पर क्लोरीन से जुड़ जाएगा बेरिलियम को विस्थापन करके, और यहाँ पर जो सोडियम है सल्फेट है वो क्लोरीन को विस्थापित करके बेरिलियम से जुड़ जाएगा। अर्थात जब दो आयन आपस में अपना आदान प्रदान कर लेते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद हम ध्यान देते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। अर्थात जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई गई, तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अर्थात यहाँ पर कार्बन का एक अणु था, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर कॉपर हो गया और कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई गई, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है उसमें कार्बन का अणु है ना। अब जो कार्बन है वो क्या है? जो कार्बन परमाणु है वो कम है और यहाँ उसका परमाणु कम है, और ये जो ऑक्सीजन है ये दो परमाणु है, अर्थात ऑक्सीजन इस कॉपर के परमाणु से अधिक है, अर्थात यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब सल्फर डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब ये होता है नुकसान या कमी हो जाएगी, और उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट है और यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके बाद क्या है? यहाँ पर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो सल्फेट है वो क्या है? अपचयित हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर हाइड्रोजन सल्फेट है और यहाँ पर आयोडीन है, तो इस तरह से जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो सल्फाइड है ये सल्फाइड को अलग कर देगा। इस तरह की अभिक्रियाएं उपचयित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो